दोस्तों नमस्कार। यह कोई राज की बात नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस हार गई। राज की बात तो यह है कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस हारी क्यों। क्या कांग्रेस के भीतर का घमासान कांग्रेस को ले डूबा, या कांग्रेस को लेकर जो सोच हरियाणा चुनाव में बनाई गई, दिल्ली में मथी गई, दिल्ली में बैठे हुए तमाम कांग्रेस के धुरंधरों ने जिस भी सोच को सामने रखा वो सभी सोच हवा में थी, या उनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर हरियाणा में सबसे ताकतवर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत के आगे कांग्रेस में दिल्ली में बैठे लोगों की भी नहीं चली, या फिर वो चलाना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि जिस तर्ज पर जो राजनीति दिल्ली में परोसी गई, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है, क्योंकि इस दौर में सर्वे होते हैं कि किसको टिकट दिया जाए किसको ना दिया जाए, इस दौर में तमाम परीक्षण कांग्रेस के भीतर होते हैं। बावजूद इसके कांग्रेस के अनुकूल पूरी राजनीतिक जमीन थी, और 2024 के चुनाव के परिणामों के बाद यह मान लिया गया था कि कांग्रेस को अब सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि लोकसभा में तो 5-5 का खेल हो चुका था। तो आइए आज एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिस पन्ने को पढ़ने की कोशिश आप जरूर करेंगे, कांग्रेस करे या ना करे। क्योंकि कांग्रेस के भीतर चुनाव जाट वर्सेस ऑल का हो चुका था, जिसका जिक्र हमने कई मौकों पर आपके साथ किया है। यह भी बताया है कि 36 बिरादरी का जिक्र बार बार राहुल गांधी अगर अपनी चुनावी सभा में कर रहे थे, और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि नौकरी मिलेगी तो 36 बिरादरी को, सत्ता होगी तो सभी की बराबर हकदारी को लेकर। लेकिन ऐसी परिस्थितियां आई क्यों, और यह परिस्थिति एक झटके में मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ मिलाने को लेकर क्यों रेंगने लगी। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी। उस परिस्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ पन्ने और आपको आज खोलने होंगे। मुद्दों पर आए, शुरुआत से बात शुरू करें तो दरअसल कांग्रेस की परिस्थिति हरियाणा के चुनाव परिणाम में ठीक वैसी ही है जैसी उसने सोची नहीं थी। यानी यह कल्पना के परे था कि सत्ता यानी 45 सीट तक भी कांग्रेस पहुंच नहीं पाएगी, और बीजेपी रिकॉर्ड बना लेगी, हैट्रिक बना लेगी और उसकी तिकड़ी काम कर जाएगी। जबकि इस बार बहुत सक्रिय तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां नहीं हुई, अमित शाह की रैली भी उस तर्ज पर नहीं हुई। इस दौर में नायब सिंह सैनी ने जरूर खट्टर के दौर के तमाम दाग को धो डाला, या फिर कहें जिस अंदाज में वह वोटरों के सामने झुकते चले गए उसने कमाल कर दिया। बात आप कुछ भी कह सकते हैं आज की तारीख में, क्योंकि आपके सामने रिजल्ट है। लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि हम उन पन्नों को खोलेंगे। उन पन्नों के आसरे हमें लगता है जब यह प्रचार शुरू हुआ उससे पहले टिकट बंटवारा हुआ, टिकट बंटवारे से पहले दिल्ली के भीतर जो टिकट लेने को लेकर हड़कंप मची हुई थी, उसको पहुंचने और समझने के लिए आपको सबसे पहले सोचना होगा कि दरअसल कांग्रेस के जितने एमएलए जीत कर आए थे पिछली बार, कमोवेश सबको टिकट दे दिया गया। 2 को छोड़कर 29 विधायकों को टिकट दिया गया जो पिछली बार जीत कर आए थे। उनको इस बार मत छूइए, क्योंकि वहां पर स्ट्राइकिंग रिकॉर्ड 90% का लगभग आ रहा है। जहां पर स्ट्राइकिंग रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, 17 ऐसे हारे हुए विधायकों को टिकट दिया गया जिसमें से जो जमानत जब्त हुई थी, और जमानत जब्त होने का मतलब यह है कि लूजर रिपीटेड जो किया गया वो 17 थे। उस 17 में से स्ट्राइकिंग रेट सिर्फ 7% का है, सिर्फ 7% का है। यानी यह मैसेज बहुत साफ है कि आपको रिपीट नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ वह भी मैसेज है कि जो पिछली बार जीते थे इस बार 2-4 आप और डिगा सकते थे, यानी लगभग 24-25 तो ठीक है, 29 तक में 4 उम्मीदवारों को और बदला जा सकता था। यह पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि लूजर जो थे उनको देना, और उसके बावजूद भी तकरीबन आधे दर्जन ऐसे उम्मीदवार थे जो इससे पहले के चुनाव में 2 से 3 बार से लेकर 4 से 6 बार चुनाव हार चुके थे, लेकिन वह हुड्डा गुट के आते थे, उनको भी आपने टिकट दे दिया। दूसरा सवाल था यह टिकट कैसे दिया जाता था, और इन सब के बीच क्या वाकई पैसों का खेल हो रहा था, करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे थे, किसको कौन पैसा दे रहा था, कहां से टिकट आ रहा था, यह एक अलग खेल है। और उसमें सौदेबाजी में पैसा तुरंत दिया नहीं जाता, कुछ को दिया गया, कुछ ने वापस कर दिया। अभी उन नामों पर मत जाइए, गौर सिर्फ यह कीजिए कि कैसे एक जीती हुई जीत को गंवाने की स्थिति में कांग्रेस जहां पर सबसे मजबूत तौर पर नजर आती है और उसका कोई छत्रप यह बताता है कि यह मेरी कांग्रेस है, वहां पर वो हार जाती है। यहां पर एक छोटा सा हिस्सा और जोड़ लीजिए।
यह राहुल गांधी की कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, क्योंकि राहुल गांधी के मुद्दे इस चुनाव प्रचार में थे ही नहीं। लोकसभा चुनाव के दौर में चले जाइएगा तो उस दौर में संविधान का सवाल, दलितों का सवाल, पिछड़ों का सवाल, हाशिए पर पड़े तबकों का सवाल और इसके ठीक समानांतर खटाखट पैसे जाने का सवाल, इन सवालों ने कांग्रेस के अनुकूल एक राजनीतिक जमीन तैयार की थी। और लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई मौजूदगी नहीं थी, वो राहुल गांधी की मौजूदगी थी, कांग्रेस की मौजूदगी थी, लोगों की पहल थी। विधानसभा आते आते ये तमाम परिस्थितियां गायब हो गई। अब आपके जहन में एक और सवाल होगा, क्या टिकट बंटवारे को लेकर ही सवाल शुरू हुआ? पहले राउंड में तो कोई भी कह सकता है कि हां, क्योंकि कुमारी शैलजा का रूठना, सिर्फ 5 सीटों पर उनके अनुकूल परिस्थिति में टिकट देना, उसमें भी 2 एमएलए जो पिछली बार जीते थे उसको दिया गया, बाकी 3 में हेरफेर किया गया और उन सबके समानांतर या हराने की पूरी एक रणनीति यह भी बनाई गई कि कैसे वोट बटे। और उसके बाद लगभग शुरू में ही 8 दिनों तक शैलजा का घर में बैठे रहना। यहां यह समझना होगा कि अगर जाति का कोई चेहरा होता है, जो कि जाट समुदाय का चेहरा हुड्डा थे, और हुड्डा का कांग्रेस का होना और हुड्डा की कांग्रेस का राजनीतिक तौर पर मंथन करना, तो गैर जाट वोट एक झटके में बीजेपी के हक में चले गए क्या? यह मुद्दों के आश्रय आपको आज समझ लेना होगा, क्योंकि इस दौर में 2 चीजें और हैं। जो मुद्दों का जिक्र बार बार हो रहा है, उन मुद्दों को अगर आप पलटिएगा तो आप पहले राउंड में कहिएगा, अच्छा पहलवानों का जिक्र कर लेते हैं, पहलवानों का क्या हुआ? यहां एक चीज और समझ लीजिए, पहलवान ज्यादातर जाट समुदाय से जुड़े हुए हैं और जाटों के आंदोलन के तौर पर अगर आप यहां पर ब्रजभूषण सिंह को लाकर खड़ा करते हैं, जो कि हरियाणा से 500, 600, 700 किलोमीटर की दूर पर कैसरगंज में जिसकी पहल है, वो राजपूत हैं, लेकिन राजपूतों की पंचायत भी बैठी, राजपूतों ने यहां सभा भी की हरियाणा के भीतर। किसके पक्ष में? ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में, जो कि हरियाणा के भीतर पहलवानों के आंदोलन के साथ नहीं खड़े हुए। राजपूत और जाट यहां खुले तौर पर बट गया पहलवानों के सवाल पर, बाकी सवाल अभी छोड़ दीजिए। और यह भी दिमाग में रखिए, ऐसा नहीं है कि देश भर के भीतर जहां जहां राजपूत मुश्किल में आते हैं, दिल्ली में कुमार संजय सिंह को देखिए, वह भी तो राजपूत है, मनीष सिसोदिया को देखिए, इनको लेकर तो राजपूत ने वहां कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर किया, क्योंकि पहलवानों का आंदोलन हरियाणा के भीतर था, लेकिन झटके में वह जाति में तब्दील हो गया। यानी पहला सवाल जो सबसे बड़ा है, यह पूरा चुनाव जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द था। 36 बिरादरी का जिक्र था, लेकिन उसमें एक बिरादरी एक तरफ थी, दूसरी तरफ बाकी 35 बिरादरी आकर खड़ी हो गई। आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें और उसके वोटों में बड़ा भारी बिखराव हो गया। शेड्यूल कास्ट के भीतर जो बिखराव राजनीतिक तौर पर नजर आया, उसका असर यह है, हमारी टीम ने उस पर जब तमाम अध्ययन किए तो उन्होंने बताया कि दरअसल पिछली बार जिन सीटों पर भी कांग्रेस जीती थी, जो कि शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटें हैं, उस पर भी इस बार जीत पाने की स्थिति में नहीं आई। पिछली बार 17 में से 7 सीटें जीती गई थी, इस बार 2 सीटों पर झटका लग गया। यह मैसेज क्या है? मैसेज सिर्फ इतना भर है कि जाति की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की। राहुल गांधी इस तमाम राजनीति से हटकर कांग्रेस को इस दौर में खड़ा कर रहे थे, क्योंकि वह जान चुके थे कि चुनावी मैदान में मोदी की मास्टरी है। और इस मास्टरी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वह जाति समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग या सामाजिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेते हैं। इस देश के भीतर तमाम संस्थान काम करते हैं। और हरियाणा चुनाव के बीच में जब कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन धीमे धीमे गति से आगे बढ़ रहा है और इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी 3, 4, 5 राउंड के बाद चीजें अनुकूल नहीं हो रही है, तो इसका अध्ययन भी हमारी टीम ने तमाम जगहों पर बातचीत करके किया। और इस अध्ययन में 2 बातें बहुत साफ तौर पर निकल कर आई। अगर यह मैसेज शुरू में चला गया कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, और आपको जानकर हैरत होगी कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे चल रही थी, लगभग 75% सीटों पर पोस्टल बैलेट में वो आगे थी, और यह मैसेज पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड तक आते आते डगमगाने लगा कि कांग्रेस अगर इतनी आगे चल रही और यह मैसेज चला गया, तो जो छोटी छोटी मार्जिन होती है, जहां छोटे छोटे मुश्किलात को समाधान करने के लिए प्रशासन सक्रिय होता है, तो उसके भीतर कोई मैसेज तो देना होगा। इसीलिए कहीं 5वें राउंड से 8वें राउंड के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश खुले तौर पर इलेक्शन कमीशन की साइट में भी आई और वोटिंग पैटर्न में भी नजर आने लगी कि दरअसल बीजेपी चुनाव जीत रही है। और इसने प्रशासनिक हलकों के भीतर यह मैसेज
वो गुड़गांव हो, वो फरीदाबाद हो, या दूसरी तरफ यमुना नगर हो, या रोहतक हो, या झज्जर हो, या पानीपत हो, या कुरुक्षेत्र हो, तमाम जगहों पर यह मैसेज चला गया कि बीजेपी लौट रही है। और इसका मैसेज बहुत साफ था, अधिकारी समझ लें, लौट रही है बीजेपी। यह मैसेज अपने आप में काफी होता है। तो जो भी रणनीति बनाई गई, उसके मास्टर कौन है और किस रूप में है, उससे आप दो दो हाथ नहीं कर सकते हैं। यह मैसेज खुले तौर पर इलेक्शन के बीच में चला गया। इसके बाद अगला सवाल आता है कि मुद्दे जो काम कर रहे थे, अगर पहलवानों का मुद्दा ऐसा था तो किसानों का मुद्दा क्या था? उन्होंने तो आंदोलन किया था। आंदोलन तो किया था, लेकिन आंदोलन किसने किया था? जो किसान मौजूद थे उसमें जाट थे या सरदार थे? उसमें बाकी समुदायों के लोगों की भागीदारी उस आंदोलन में नहीं थी। यह मैसेज इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि किसानी के तौर पर तो अलग अलग गांव में जब आप घूमिएगा तो वहां पर जमींदारी की भूमिका में गुज्जर भी नजर आएंगे जो किसानी करते हैं। वहां पर रोड भी नजर आएंगे, सैनी भी नजर आएंगे, हरिजन भी नजर आएंगे, ब्राह्मण भी नजर आएंगे, राजपूत भी नजर आएंगे। और ये तमाम वोट जाट के पक्ष में, हुडा के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। यह मैसेज किसानी मुद्दे को तोड़ गया अंदर से। यानी अलग अलग जगहों पर किसानों का मुद्दा अगर आंदोलन से जोड़कर देखा गया तो वह जाट और सरदार से आगे बात निकली नहीं। और सही मायने में कांग्रेस के पक्ष में खुले तौर पर जो वोट पड़ रहे थे उसमें जाटों की मौजूदगी थी, उसमें सरदारों की मौजूदगी थी, उसमें मुस्लिमों की मौजूदगी थी। उसके बाद एक सन्नाटा था। और उस सन्नाटे के हकीकत यह थी कि इस दौर में जो एग्जिट पोल पूरे फेल हुए, उस एग्जिट पोल ने जगह जगह पर सिर्फ जो पूछा यही पूछा कि हवा किसकी है। सबने कहा हवा कांग्रेस की है। पूछा गया सत्ता में कौन आएगी, कहा गया कांग्रेस सत्ता में आएगी। पूछा गया क्या हरियाणा बदलाव देख रहा है, सबने कहा बदलाव देख रहे हैं। लेकिन जिसने भी पूछा वोट किसे देंगे, उसको जवाब मिला बीजेपी को वोट देंगे। और 10 में से 7-8 लोग कहते थे हर जगह जो जमा थे बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन बदलाव चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। एग्जिट पोल इसी में आकर फंस गया। और इस बात को वो समझ नहीं पाया कि राजनीतिक तौर पर एग्जिट पोल की महत्ता बीते 10 बरस में डगमगाते डगमगाते ऐसी पोजीशन पर लाकर उसे खड़ा कर चुकी है जहां पर वह 1 to 1 में जब तक यह ना जान ले जो गुप्त मतदान होता है उसकी हकीकत, तब तक उसका एग्जिट पोल मायने नहीं रखेगा। क्योंकि लोगों की परेशानी और मुश्किलात राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ और सत्ता में आने वाले लोगों के साथ भी जुड़ी है। और तीसरी परिस्थिति यह है कि कौन हो रहा है, कौन आएगा, इसको लेकर भी है। तो पहला सवाल हमने आपके सामने खड़ा किया था इस दौर में पहलवानों का, जो समझ में आया आपको, किसानों का, सभी बिरादरी जुड़े हुए हैं। तीसरा सवाल निकल कर आया कि इस दौर में खुद को सीएम घोषित कर दिया हुडा ने। और उसके बाद जाट पूरे राज्य में सक्रिय हो गया। जहां पर जो भी गया वहां जाटों का हुजूम पूरे तरीके से मौजूद रहा। वो राहुल गांधी की सभा हो, वो प्रियंका गांधी की मौजूदगी हो, वो खड़गे साहब अपनी रैली कर रहे हों, या फिर इस दौर में जहां पर जो मीडिया हो वहां जाटों का समूह नजर में आने लगा, जो इस मैसेज को कन्वे करने में लगा हुआ था कि मुख्यमंत्री होंगे तो हुडा साहब ही होंगे और ये जन नेता हैं। दरअसल इस लकीर ने हरियाणा के भीतर उन सवालों को जन्म दे दिया, क्या वाकई इस दौर में हुडा सीएम अगर हो रहे हैं तो सभी अपने जाति समुदाय और उम्मीदवारों के आश्रय ये देखने परखने लगे कि आने वाले वक्त में उनकी जरूरतों का समाधान होगा कैसे। और इसमें तिल का ताड़ कहिए या इसमें असल खेल पर्ची खर्ची ने बना दिया। और यह बात खुलकर लगने लगी कि दरअसल नौकरी कैसे किस रूप में चाहिए वह आपको जाट समुदाय के सामने आना होगा। और इस मैसेज को देने से हुडा के समर्थक बिल्कुल उसी तरीके से नहीं चूके जिस तरीके से 2024 के चुनाव में संविधान बदलने की सोच बीजेपी के चंद सांसदों में समा गई थी। और अयोध्या यानी फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह भी कहने से चूके नहीं थे संविधान बदल देंगे, वो हार गए। ये बात लोगों के जहन में बस गई और यही सवाल नौकरी को लेकर आया। इसीलिए एक सवाल यह भी था कि जो 2 लाख नौकरियां हैं, राहुल गांधी चाहे कई मौकों पर कई तरीके से कहते चले गए हों, लेकिन उनकी बात नीचे तक नहीं पहुंची क्योंकि उनको 2-4
लोगों से होना नहीं है। जिस क्षेत्र में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उम्मीदवार जीतेगा वह जिस जाति का होगा, उस जाति की सत्ता होगी, तो वह उसके अनुकूल कैसे काम करेगा, यह अतीत के पन्नों में छुपा हुआ था और इस मैसेज ने बड़ा कर दिया। यानी हुड्डा का खुद को सीएम बनाने का जो पूरा का पूरा प्लान था, वो प्लान ही कांग्रेस के खिलाफ चला गया। जो पहलवान का पूरा प्लान था, वो प्लान ही कांग्रेस के खिलाफ चला गया। जो किसानों का सवाल था, वह भी जातीय समीकरण में उलझ कर रह गया। और जिस अग्निवीर को लेकर लगातार समझाया जा रहा था, उसमें भी एक चीज समझनी होगी कि जवानों की जो पूरी की पूरी लकीर देखें, वो गुड़गांव का इलाका हो, वो रेवाड़ी का इलाका हो, वो रोहतक के अगल बगल का इलाका हो, फरीदाबाद के अगल बगल का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर देखिए तो अग्निवीर जहां से निकलते हैं वहां पर भी कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई, जबकि राहुल गांधी बहुत माइन्यूटली चीजों को संभाल रहे थे, समझा रहे थे। वहां की परिस्थिति यह है कि जब रोजगार का सवाल आया कि रोजगार भी सरकारी देने की स्थिति में जातीय समीकरण है और सत्ता किसके पास रहेगी, सवाल है कि अग्निवीर को अगर पूर्व नौकरी मिल रही है और सत्ता में आने के बाद देने लगेंगे तो यह तो सेंटर से तय होगा, स्टेट लेवल पे तय हो नहीं सकता है। तो राज्य स्तर पे जो काम होना और केंद्र के स्तर पर जो काम होना है, और केंद्र अगर कह रहा है कि अग्निवीर में शामिल होने के बाद आप जब निकलेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, तो केंद्र को देखें या राज्य को देखें, यह मामला भी काफूर हो गया। यानी कांग्रेस के भीतर दो सवाल बहुत खुले तौर पर उभरे। हुड्डा की कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, जाट समुदाय चुनाव लड़ रहा था, और उसके पैरेलल और समानांतर वो तमाम लोग थे जिसमें कांग्रेसी भी शामिल थे। क्योंकि एक बार फिर लौटिए वोटिंग से पहले टिकट की परिस्थिति के भीतर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन किसके घर जाकर अपने बेटे की टिकट मांगने के लिए रो रहा होगा और कह रहा होगा मेरे बेटे को तो टिकट दे दो, और उनकी पहुंच और पकड़ दिल्ली में होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि इस बार कांग्रेस ये मानकर चलती रही कि हम जीत रहे हैं, अब जीतने का सेहरा जिनके माथे पर देना है वो दे डालिए। क्योंकि 2005 में सोनिया गांधी ने एक प्रयोग किया था जाट का, और पहली बार 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, 10 बरस रहे, लेकिन एक झटके में अगर कांग्रेस भीतर से निकल कर आती और उसे समझ में आ जाता कि अगर गैर जाट कांग्रेसी को आगे किया जा रहा है और यह मैसेज दिया जा रहा है कि देखो 36 बिरादरी का सवाल है और गैर जाट व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, तो एक झटके में बीजेपी शून्य पर आ जाती। इसका जिक्र हमने कई मौकों पर किया इस दौर में। लेकिन जब आप सत्ता को अपने अनुकूल सोच रहे होते और परिस्थिति आपको लगती है कि हमारे अनुकूल हो चली है, तो फिर उसको साधेगा कौन? और दरअसल दिल्ली के भीतर बैठी हुई चौकड़ियां हो, उसके साथ घेरा हो, उसके साथ बड़ा घेरा हो, यह कल्पना के परे है कि इस बीच में हर भूमिका को आपको देखना होगा। G23 की अगुवाई कौन कर रहे थे? हुड्डा साहब कर रहे थे। अशोक गहलोत ने राजस्थान में किसकी बात नहीं मानी थी? जो 3 पर्यवेक्षक गए थे, सोनिया गांधी का आदेश नहीं माना था। इस दौर में हरियाणा के पर्यवेक्षक या हरियाणा को लेकर कौन 2 व्यक्ति एक साथ थे? माकन थे और गहलोत थे। और राजस्थान में माकन की बात को गहलोतों ने नहीं मारा था और माकन को यहां से हराया गया था। कांग्रेस के भीतर की इस राजनीति को साधने के लिए शायद राहुल गांधी का नायाब प्रयोग जो रहा, उसने कांग्रेस के उस करप्शन को, कांग्रेस की उस गुटबाजी को, और कांग्रेस के भीतर भी वैसे ही नेताओं की फौज है जो दूसरे तमाम राजनीतिक दलों में है, उसको एक झटके में ढक लिया। और राहुल गांधी का मैसेज उस समाज के भीतर चला गया जिस समाज को वोट देना था। इसीलिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं जनता लड़ने को तैयार थी, और हरियाणा आते आते उसी जनता को कांग्रेसी बताना और कांग्रेस के भीतर की राजनीति के जरिए जनता को साधना, इस परिस्थिति में आकर कांग्रेस उलझ गई। और इसीलिए जो चुनाव परिणाम नजर आ रहा है वह बहुत साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो कल्पना कांग्रेस ने नहीं की थी वह उसके हक में है। यहां पर कह सकते हैं कि एक बड़ी भूमिका प्रशासन की, बड़ी भूमिका इलेक्शन कमीशन की कहा जा सकता है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन वो परसेप्शन बनाने के लिए और ताकत पाने के लिए इसका उपयोग होता है, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन अगला सवाल तो यह है कि जो रणनीति बनाई गई, जिस तौर पे बनाई गई, उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज दर कॉन्स्टिट्यूएंसी आप देखते चले जाइएगा तो आप इस बात को लेकर भी हैरत में आइएगा। जो अलग अलग बेल्ट काम कर रहे थे, यहां तक कि बागड़ बैंड, जहां जाट वोटरों का दबदबा है, 5 जिले इसके तहत आते हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, तमाम जगहों पर सेंध बीजेपी ने कैसे लगा दी? यहां तो जाट वोटों का दबदबा है। यानी
मिली जुली परिस्थिति में कैसे कोई आकर खड़ा हो गया जब लहर आंधी सुनामी चल रही थी और उसमें भी वही जाट अगुवाई कर रहा था? इस परिस्थिति से क्या आंख मूंद ली गई? हम मेवात में जरूर रहा प्रभावी कांग्रेस, क्योंकि वहां पर बहुसंख्य मुसलमानों की तादाद है और वो उसके अनुकूल रहेगा। लेकिन इसके बाद अगर आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे, जैसे जीटी रोड बेल्ट में सेंध लगाने का जिक्र किया गया, राहुल गांधी की पदयात्रा निकाली गई, रैली की गई और यहां आने वाले 6 जिले कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर 23 सीटें हैं। इन 23 सीटों पर अभी तक परिणाम तो नहीं, लेकिन रुझानों के आश्रय समझिए पिछली बार से बेहतर स्थिति, यानी पिछली बार 12 सीट जीत पाई थी बीजेपी, इस बार वह उसको आंकड़े को पार करते हुए 18 सीट तक पहुंच रही है। 15 से 18 के बीच में वह खड़ी हुई है जीटी रोड बेल्ट में। यह मैसेज क्या है? यानी सब फेल। अहिरवाल क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, यहां की 11 सीटों में यह भाजपा का गढ़ है और वहां उसने दबदबा बरकरार रखा। ओबीसी का दबदबा यहां रहता है, बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक है, उसमें सिंध कांग्रेस लगा नहीं पाई। बांगर बेल्ट, जो सर छोटू राम का इलाका, सवाल यह है कि चाहे वो दक्षिण हरियाणा हो या देशवाल की सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण है। रोहतक, झज्जर और सोनीपत है। यह जाटलैंड, यहां पर हुडा का दबदबा माना जाता है। 14 सीटें हैं इन 3 जिलों के भीतर में और यहां पर बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन इस बार लाभ कैसे मिल गया? 3-4 सीटों का लाभ कैसे मिल गया? तो क्या रणनीतिक तौर पर कांग्रेस फेल हो गई, या शुरुआत से ही कांग्रेस यह मानकर चल रही थी कि हुडा है, जीत मिल जाएगी? या फिर हुडा यह मानकर चल रहे थे अब उन्हें खट्टर या सैनी को नहीं देखना है, वह तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं? या फिर इस दौर में जो अपने नेक्सस के आश्रय चल रहे थे, पैसे के आश्रय चल रहे थे, टिकटें उनके अनुकूल थी, क्योंकि यह माना जाता है जब कोई चुनाव जीत रहा होता है तो टिकट पाने की होड़ लगी रहती है। 100-100 करोड़ लेकर दिल्ली में लोग बैठे थे, वो दिल्ली का मेरिडियन होटल हो या मैरियट होटल हो, यहां बैठकर भी पैसों के सौदे क्या हो रहे थे। राजनीतिक तौर पर इस तरीके से चीजें चल रही थी, कह सकते हैं चल रही थी, इनकार नहीं होगा। और जो सोच रहा था उसने जमीन पर संघर्ष किया, वह चुनाव जीत सकता है, लेकिन वह हुडा के करीब नहीं, वो शैलजा के करीब भी नहीं, क्योंकि यहां से भी जो नाम निकल कर आए स्क्रीनिंग कमेटी के पास तक, उन नामों के पीछे भी एक घेराबंदी, गोलबंदी थी। वो गोलबंदी हरियाणा के भीतर से निकलकर 24 अकबर रोड के कमरों के भीतर घूमकर अपनी महत्ता को बरकरार रखने और रणनीति साधने में लेकर चलती रही। और शायद यह राजनीति चुनावी जीत की और माहौल बनाने की, इन परिस्थिति में कांग्रेस पहले से ही मान बैठी, माहौल बनाना नहीं है, माहौल तो बनाया है। तो क्या वाकई जो अलग अलग जगहों के परिणामों की दिशा में अब चीजें निकल कर आ रही है, उसमें 17 सीट दलितों की हो, जो कि सुरक्षित सीटें हैं? इस दौर में जीटी रोड बेल्ट की सीट हो, अहिरवाल बेल्ट की सीट हो, साउथ हरियाणा जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, जो कि ब्रजभूमि से सटा इलाका है, यहां पर गुज्जरों का प्रभाव है, उन्होंने प्रभाव दिखा दिया। 9 में से 7 सीटें, 8 सीटें उनके अनुकूल है, 1 सीट पर कांग्रेस आगे चलती हुई, इंडिपेंडेंट 1 सीट पर आगे चल रहा है। यह मैसेज क्या है? यह मैसेज बहुत साफ है। अगर राहुल गांधी ही कांग्रेस हैं, तो फिर राहुल गांधी की नीतियों को, उनकी सोच को ही कांग्रेस को अपनी सोच बनानी होगी। लेकिन अगर पारंपरिक तौर पर कांग्रेस ये सोचती है कि एक बार ये, एक बार वो, और अब हम जीत जाएंगे, हमारे अनुकूल की राजनीति रहेगी, तो वोटर इस बार समझने लगा है कि दरअसल आप में और बीजेपी के उम्मीदवार में कोई अंतर नहीं है और दिल्ली में आपकी सत्ता है नहीं। आप जिन मुद्दों को लागू कराना चाहते हो, मुद्दे आपके हाथ में है नहीं। इन परेशानी के सबब में कांग्रेस को रणनीति जो बनानी चाहिए थी, उसमें सवाल जाट का और हुडा का कैसे आ गया? उसमें सवाल शैलजा और दलितों का कैसे आ गया? उसमें सवाल बड़े नेताओं के बेटों का कैसे आकर निकल गया? ये सवाल तो आने ही नहीं चाहिए थे। यहां तो लड़ाई उस सोशलिज्म की हो रही थी जिस सोशलिज्म को 91 में पीवी नरसिम्हा राव ने बुला दिया था, और इस दौर की पूरी इकोनॉमिक उस कॉरपोरेट के हाथ में चली गई। और उसी कॉरपोरेट से निकले हुए नेता जो बीजेपी में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में अब सेंट्रलाइज हो गया है, कांग्रेस में अभी भी उसका लोकतांत्रिकरण है, निचले स्तर पे बहुत पैसा है कांग्रेसियों के पास। बचा क्या? शाम में मिलेंगे, तब इस पे बात होगी एक एक सीट को लेकर, और तब जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी आपके सामने होंगे, वहां जनता ने क्यों साथ दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।